सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हुकूमत और कलदम जमात के मुजाहिरीन के दरमियान बर्फ पिघल चुकी है। 3 रुकनी कमेटी थी हुकूमत की, जबकि 8 रुकनी कमेटी थी कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, और इनके दरमियान अब मुआहदा हुआ है। बर्फ पिघलने के बाद अब मामलात हल हो चुके हैं। बड़ी दानिशमंदी के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग हुई और दोपहर 3:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अब इसको किसी की फतह या शिकस्त का हवाला देते हुए कहा कि ना तो यह किसी की फतह है ना किसी की शिकस्त है, बल्कि पाकिस्तान की फतह है। बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मुल्क के अंदर जो मामलात हैं बिल्कुल इसी तरह से हल की जानिब जाने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर एहतजाज पुरतशद्दुद था तो इंतशार की सियासत भी तो तर्जुमानों की जानिब से की गई। ऐसा नहीं हुआ कि जलती के ऊपर तेल का काम करते हुए बयानात मजीद मामलात को हवा देते रहे। नौबत क्या यहां तक आनी चाहिए थी? क्या सियासत सिर्फ टाइम टपाने का नाम है? क्या हुकूमत करना सिर्फ डंडा चलाने का नाम है? अगर मामलात इस नौबत तक आए थे तो इससे पहले ही लाहौर के अंदर इनको सॉर्ट आउट कर लिया जाना चाहिए था। यहां तक आने की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। जब आप लोगों को पता है कि आपने मामलात को मुज़ाकरात के जरिए ही हल करना है, चाहे मुआहिदों के समरात एक हफ्ते के बाद आए या अभी से आना शुरू हो जाएं, लेकिन बिल आखिर आपको जाना उसी तरफ होता है, क्योंकि ये तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, और अगर दोनों तरफ से नुकसान किसी का भी होता है तो एक पाकिस्तानी एक मुसलमान का नुकसान हो रहा है और उससे पाकिस्तान का इमेज डैमेज हो रहा है। इसका ख्याल हुकूमती तर्जुमानों और वुज़रा ने क्यों नहीं किया? और इसी तरह से यह सवाल कलदम जमात के मुजाहिरीन से भी बनता है कि आप लोग अगर रुक जाते और इतना बड़ा नुकसान ना होता तो शायद आपसे भी सवालात के लिए उंगलियां ना उठाना पड़ती। तो ये तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर आज की नेशनल डिबेट में बात करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है डेडलॉक ओवर। हैशटैग डेडलॉक ओवर। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब। आप बोल टेलीविजन नेटवर्क के अहम ओहदे पर फाइज हैं और साथ ही साथ मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी तज्जियाकार की हैसियत से टेलीविजन स्क्रीन पर आते रहते हैं। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं। और हमारे तीसरे और आखिरी आज के मेहमान होंगे जनाब उसामा गाजी साहब। आप बोल टेलीविजन के एंकर पर्सन हैं और बोल न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से होगा। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है गुज़िश्ता 4-5 दिन के अंदर, मुज़ाकरात होने हैं नहीं होने हैं, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बैंड आउटफिट है नहीं है, कौन किसके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है नहीं है, कौन पहल करेगा नहीं करेगा, सिचुएशन इस नौबत तक आनी चाहिए थी जिस नौबत तक गवर्नमेंट लाई है? ब्रिगेडियर साहब। जमील, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। दिस शोज इनकॉम्पिटेंसी नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपसे अगर आपने 8-9 महीने पहले एक मुआहदा किया था, उसके दौरान में 8 महीने पड़े थे, कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर कम दोबारा आएगी, तो आपने उससे पहले क्यों नहीं किया? ये 3 महीने पहले आपने ये मुज़ाकरात क्यों नहीं किए ताकि इस धरने से पहले ये मसला हल हो जाता? अगर टीम फॉरवर्ड प्लानिंग करती तो दे शुड हैव नोन के 12 रबी अव्वल को जुलूस निकलेगा और उससे कोई ना कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती जिसका फ़ायदा उठा के वो धरना करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। एक तो ये है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स, निगोशिएटिंग स्किल्स, द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर वेरी पुअर। इस पर तो मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री मैं जाहिर है कि TLP की भी बात करूँगा, दे शुड हैव नोन कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अगर मुल्क के मुहब्बे वतन है, दे नो कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या क्राइसिस है, चाहे वो अफगानिस्तान सिचुएशन है, ये कश्मीर है, या 22 सेनेटर्स का बिल चल रहा है, पाकिस्तान को क्वेश्चन की जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है। इन एनवायरनमेंट में क्या आप समझते हैं कि हमें ये फ्रांस का जो इशू था ये इस पर कंडीशन लगानी चाहिए थी, या ऑटोमेटिकली खुद कहते कि ठीक है मुल्क के विपरीत तरफ
मफाद में हम इसको ख़त्म करें, उन्होंने भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको पूरा इसको एक्सप्लॉइट किया टू एन एक्सटेंट कि एवरीथिंग केम स्टैंड स्टिल। लेकिन मुझे एक और हैरानी है, व्हाई दिस इज हैपेंड इन ओनली पंजाब, व्हाई नॉट इन सिंध, व्हाई नॉट इन बलोचिस्तान, व्हाई नॉट इन केपीके, व्हाट आर द रीजंस? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो टीएलपी से ही पूछना चाहिए कि आपने अगर करना था तो क्यों पंजाब में सिर्फ किया आपने? व्हाट यू वांटेड टू कन्वे, क्या आप करे चाहते थे? उसके बाद अब उसके बाद भी जिस तरीके से निगोशिएशन की जा रही हैं, आपके मिनिस्टर्स कभी कहते हैं कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इंडिया से फंडिंग होती है, कोई कैसी बात करता है। जब आप निगोशिएट कर रहे हैं तो यू हैव टू प्ले वेरी मैच्योरली, और उसमें ख़ास तौर पे हुकूमत के पास इनिशिएटिव होता है, हुकूमत के पास बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, लिवरेज होता है कि आप टैक्टफुल तरीके से नॉट उनको आप एक्सप्लॉइट करेंगे या ह्यूमिलिएट करेंगे और आप इसका हल निकालेंगे। आपको चाहिए था कि कोई मिनिस्टर्स फजूल ये स्टेटमेंट नहीं देते, आप एक नेगोशिएशन टीम बनाते जैसे भी आपने बनाई है, इसी तरह की जो दोज हु अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू डील। इट्स नॉट कि आप जाके वहाँ स्पॉयलर्स करें और ख़राब कर दें बात को, और आप प्राइम मिनिस्टर के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, फौज के लिए, रेंजर, अब हर एक के लिए आपने एम्बेरसमेंट सिचुएशन की। और दुनिया ने इसका क्या तमाशा बनाया, हमने क्या दुनिया को मैसेज दिया, हमारा सॉफ्ट इमेज कहाँ गया, हमारा जो उनका एक शुरू से अप्रीहेंशन थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर नॉट सेफ, दे कैन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, वो और उनको तकवीत मिली और पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात हो गई हैं। अभी वो अफगानिस्तान में इसीलिए आके बैठे हुए थे, दे आर नॉट कम टू किल 200-300-400 लोगों के अलकायदा को मारने के तो नहीं आए थे। तो इसलिए हमने सॉफ्ट में जो बड़ी मुश्किल क्रिएट कर रहे थे, इस्लामोफोबिया की बात हम कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने की, हर जगह बात की गई, वो हमने सारा दोबारा जीरो से ज़रब दे दी। FATA को भी फिर दोबारा आपने हमें मुसीबत में डाल दिया। तो ओवरऑल हमें बड़ा नुकसान हुआ हुकूमत की नाअहली की वजह से, हुकूमत की बैड ये जो होती है कम्युनिकेशंस की वजह से, जिनकी नेगोशिएशंस की वजह से और अनसर्टेनिटी की वजह से। वी शुड बी वेरी फर्म, हमने कहाँ तक रेड लाइन अलाउ करनी है, उसके बाद हमने क्रॉस नहीं करना। तो सारी चीज़ों में आई फील कि गवर्नमेंट वाज लैकिंग, गवर्नमेंट को समझ होनी चाहिए, और आई होप कि ये आज इसको फाइनल करके, लेकिन नॉट ऑन TLP टर्म्स, इट शुड बी वेरी क्लियर। राइट आपका पॉइंट आया। मैं ज़रा नज़ीर लगारी साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, माशाल्लाह उनकी हालात के नब्ज़ पर बड़ी गहरा हाथ होता है, उनका नज़र भी खासी गहरी है। अब नज़ीर लगारी साहब, ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज के हवाले से बयानात आ रहे हैं जी, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्या इस तरह के एहतजाज करने का जो पेटेंट राइट है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का है? और अगर कलदम जमात की बात करें, वो भी तो एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, और फिर सिर्फ पुरतशद्दुद एहतजाज की बात है या इंतशार ये जो वज़रा और तर्जुमान हैं इनके बयानात से भी मज़ीद फैला है? लगारी साहब देखें, पहली बात तो ये है कि एहतजाज दुनिया भर में तस्लीम शुदा हक है कि किसी भी शख्स को अपने किसी भी मामले पर, किसी फ़र्द को, किसी ग्रोह को, किसी जमात को, किसी तंजीम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल, सोशल या किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट की नुमाइंदगी करने वालों को एहतजाज का हक है, मगर वो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। और एहतजाज किस लिए किया जाता है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस हुकूमत के सामने पेश करें ताकि उनको एड्रेस किया जाए। अच्छा, वो मुतालबात के बारे में, उनकी माकूलियत या गैर माकूलियत के बारे में सोचने से पहले हुकूमत को तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना होता है। क्या हुकूमत ने ऑन बोर्ड लिया? एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा ऑन बोर्ड लिया, बातचीत की, मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात के बाद फिर इनको डिफंड किया, फिर इनको कालादम करार दे दिया, फिर इन पर पाबंदी लगा दी। चलें जी, आपने पाबंदी लगा दी और पाबंदी लगाए हुए एक अरसा हो चुका है, फिर आगे आपने क्या कार्रवाई की? पाबंदी लगाने का तरीक़ाकार ये नहीं है कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पार्टी पाबंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए फिर आपको प्रोसेस करना होता है और अपने अक़दाम की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी हासिल करनी होती है। जो आपने किया है, क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई जी, और फिर एक लंबे अरसे के बाद, कई बरस गुजर जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी,
और वो अब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरगर्मी करती है। एक ज़माने में नैब पर पाबंदी लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट के पास ले गए इस मामले को, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में ले जाया गया। तो इस ज़माने में आपने पाबंदी लगाई, आपने क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई रेफरेंस बताया, ये बताया कि जनाब ये वजूहात हैं और हम इन पर पाबंदी लगा रहे हैं। पाबंदी लगाने के बाद कल आपने कलअदम करार दे दिया एक जमात को, और उसका नाम भी नहीं लेते हैं आप, और फिर ये कहते हैं कि जनाब उनके अरकान असम्बली में भी बैठेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि जो कुछ आपने किया है, और फिर आप एक दूसरी लाइन लेते हैं, बहुत दूर तक एक लाइन लेते हैं कि जनाब स्टेट जो है वो अपने रिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। देखें, स्टेट की रिट जो है वो स्टेट की ही रिट होती है, वो वज़रा की ख्वाहिशात रिट नहीं बनती हैं। वज़रा की अपनी जो दिल में सोची हुई ये चीज़ें वो रिट नहीं बनती हैं। रिट होती है, स्टेट की रिट होती है, और स्टेट को अपनी रिट कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। और जो मोनोपोलाइजेशन ऑफ द टेरर है वो सिर्फ स्टेट के पास होता है, वो मेरे पास नहीं होता है। वो ब्रिगेडियर हारिस नवाज इन सर्विस भी हो तब भी इनके पास नहीं है, एज इंडिविजुअल इनके पास नहीं है, स्टेट के पास है। और स्टेट के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स एक पेज पर होते हैं, तब जाकर आप किसी को भी कहते हैं कि जनाब हमारी रिट वो हो रही है। अगर रिट चैलेंज हो रही है तो फिर आप रिट के लिए तमाम फरीकैन को बिठाएं और कहें कि जनाब स्टेट की रिट खतरे में है। क्या पार्लियामेंट ने कहा कि स्टेट की रिट खतरे में है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट रिट की खतरे में है? एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच के भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई, हम बात करेंगे। और ये एक से ज़्यादा वज़रा ये भी कहते रहते हैं कि हम बात करेंगे। एक तरफ आप बात करेंगे और एक तरफ आप जो है वो डंडा उठाकर खड़े होंगे। एक वज़ीर साहब हाथ में डंडा लेकर खड़े होंगे और एक वज़ीर साहब जो है हाथ में किताब लेकर खड़े होंगे, आए जी बैठे बात करते हैं। तो इस तरह से बात नहीं होती है। हुकूमत को बहुत सी कार्रवाइयाँ सोच समझ कर करनी है। अगर आपने पाबंदी लगाई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, पार्लियामेंट का रास्ता खुला है, दोनों जगहों पर आप जाएं। एग्जीक्यूटिव का फैसला आखिरी फैसला नहीं हो सकता है, और अगर आखिरी फैसला ये करने लगे तो फिर इनकी हुकूमत में और मार्शल में कोई फर्क नहीं होता है। वेरी राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। उसामा गाजी हमारे सीनियर दोस्त हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके लिए भी, आपने वक्त निकाला। रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो करना होता है, ख़ासतौर पर एग्जीक्यूटिव जब कोई डिसीजन लेते हैं। जिस तरह लगाई साहब ने फरमाया, जब काबीना किसी जमात को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कलअदम करार देती है तो सबसे पहले 15 दिन के अंदर अंदर समरी इलेक्शन कमीशन को और रेफरेंस फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भेजता है। तो वो ये तो हो गया रूल ऑफ बिजनेस। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता तो किसी की ख्वाहिश को तो खबर नहीं बनाया जा सकता ना कि यार मैं ये कहता हूं कि ये ऐसे है तो आप ऐसे कर दें, और फिर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं यानी मीडिया से कि मीडिया ये खबर भी ना चलाए और खुद हर आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो ये जो तजाद है, ये कंफ्यूजन खुद तर्जमानों की और वज़रा की फैलाई हुई है या मीडिया इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करके दिखा रहा है? जमील, देखें, एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है लेकिन बड़ा सबक आमोज़ है इस मामले में, वो 100 जूते और 100 प्याज का। कि किसी शख्स को सज़ा हुई और उसको कहा कि यार 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ, तो उसने कहा कि जी नहीं, जूतों से तो बड़ी तकलीफ़ होगी, आप प्याज ही मुझे खिला दें। तो उसने 10-20 जब प्याज खाए तो इतनी हालत उसकी गैर हो गई कि उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, आप मुझे जूते मार लें। तो 10 जूते खाने के बाद उसने कहा नहीं, मैं प्याज ही खा लेता हूँ, जूतों से तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है। फिर उसने प्याज खाना शुरू किए और फिर वो उसको तकलीफ़ हुई, कहता नहीं मुझे जूते मार लें। तो करते करते मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं कि उसने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए, दोनों काम इसने दोनों सजाएं भुगती। तो ये हमारी हुकूमत ने माजरत के साथ बिल्कुल इसी तरह से किया है कि जी फवाद चौधरी साहब आते हैं तो उसके बाद लगता था कि ये जो 5-10 हज़ार आदमी हैं इसको उठाएंगे और पता नहीं वो चीन में जिस तरह से हुआ था उस तरह करके इनको सब गायब कर देंगे। और कहते थे ये मजाक अब नहीं हो सकता, ये मजाक नहीं चल सकता, बस फैसला हो गया, खत्म। और फिर वो इश्तियाल, मुझे तो ऐसा लगता था फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं जलती पर तेल, वो जानबूझ के, वो देखिए जिस पार्टी में गए हैं उसको बर्बाद करके छोड़ा उन्होंने। वो मुशर्रफ साहब के साथ लगे तो जनाब उनको खत्म करके छोड़ा। पीपल्स पार्टी का जो हाल फवाद चौधरी साहब ने किया है वो आप पीपल्स पार्टी से पूछ लें कि क्या किया है उन्होंने। वो भी तर्जुमानी में ही बर्बाद करते हैं वो। और फिर उन्होंने आज आकर आईटी में, शायद इमरान खान साहब किसी ने समझाया था इसको उधर लगा दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वरना ये तुम्हें बर्बाद करेगा। लेकिन उनके पास ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी है कि वो आ गए हैं इसमें तर्जुमानी में, और जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत का, मेरा ख्याल है किसी की जरूरत नहीं। वो खुद सही कहते हैं कि ये अपोजिशन बड़ी निकम्मी है, इनको कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब फवाद चौधरी साहब जैसा आदमी होगा और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा तो उस तरफ आके कहते हैं जी हो ही नहीं सकता। और फिर आप देखिए किस तरह से मजाक करा तो ये सब। तो बात ये है
कि जब इन लोगों ने धरना दिया हुआ था उस वक्त आपको नहीं पता था, आपने चीजें लिख कर दी। अब देखिए नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर, आज आकर उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि जी मेरी कोई मजाल है कि मैं दस्तखत कर दूं इमरान खान साहब के नोटिस में लाए बगैर मुआहिदा कर लूं। फिर आपने मुआहिदा अगर कर लिया, हम पीछे जाएंगे तो फिर वही बात होगी, जब कर लिया तो फिर आपने उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? अब वो कहते हैं जी साद रिजवी की रिहाई, गवर्नमेंट जा जाके अपीलें कर रही है, जब कह रही है जी हम उसकी रिहाई भी कर देंगे, उस तरफ आ नहीं रही। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उनकी इज्जत, ये एक ऐसा मामला है कि ये हमारा मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है। तो इसमें तो हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। कोई मुसलमान कैसे हो सकता है कि वो ये बर्दाश्त कर ले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ, उनकी इज्जत के खिलाफ कोई बात हो जाए और जनाब हम चुप करके बैठे रहे? नहीं हो सकता। यही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में आपको कम मिलेगा। आप तकरीरें उठाकर देख लें क़ौम-ए-मुत्तहिदा में कि किसी ने इस तरह बात की, इस्लामोफोबिया की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, कि जी हमारी दिल आज़ारी होती है, हमारे दिल दुखते हैं। आपके यहाँ जनाब बड़ा ये होता है कि जी किसी के खिलाफ बात कर दी, वो केस जीत जाता है। अभी ये रेहान खान के खिलाफ केस जीता जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने कि जी मेरी तो रेपुटेशन खराब हो गई है। तो इस कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी की इज्जत, किसी की रेपुटेशन कुछ नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो उनके खिलाफ आप बात करें तो नहीं होगा। तो क्या बात है कि एक वजीर आजम भी कह रहा है, वो लोग जो लाखों में वोट लेकर आते हैं, अब आप कहते हैं जी कलअदम कर दें उनको। I'll hold you here। बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट रेज किया नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर तो दूसरी कोई राय ही नहीं है। एक सेकंड के लिए इस बात के ऊपर जो उनका इस वक्त स्टांस है कि हमने तो सिर्फ कहा था कि आप पार्लियामेंट में एक करारदाद लेके आ जाएं, आगे जो पार्लियामेंट का फैसला है हम उसको मान लेंगे। इसके अलावा वैसे अगर देखा जाए, आप किसी के घर में चले जाए ना, उसके वालिद को उठा ले कोई थाने वाला, तो पूरा घर प्रोटेस्ट करने पे आ जाता है। आप किसी जमात के अमीर को उठा के ले जाएं तो पूरी जमात प्रोटेस्ट नहीं करेगी। एंड सेम इज द केस विद पीटीआई। अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो खान साहब और पीटीआई के लीडरशिप को कोई उठा के ले जाए, आपको लगता है कि वो चुप बैठेंगे? मतलब दिस इज हाउ थिंग्स आर। ये इस चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया इन्होंने पिछले 4-5 दिन में, और आज फिर करना वही पड़ा जो होना था, जो हमें पता था, जो एक्सपेक्टेड था। उसामा, और देखिए फिर आपने केस क्या बनाया है? अगर आपके केस में कोई जान है तो फिर हाई कोर्ट तो कह रही है कि जिसको रिहा कर दें। फिर आप कहते हैं नहीं एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत हम इसको पकड़ेंगे। आप तो फिर जाकर खड़े होकर कहते हैं जी हम तो अदालत के पाबंद हैं, हम तो देखिए वो मामला अदालत से ही हल होगा, अदालत तो हुक्म दे रही है, आप अपीलों में जा रहे हैं उसके खिलाफ, जब आपके लिख के खुद दिया था। तो ये ना करें फिर आप ये दोगली पॉलिसी ना अपनाएं। और ये मकबूल जान साहब को इसमें नाम आया था तो वो तो ये कह रहे हैं कि फ्रांस वाला मामला तो तकरीबन समझे कि वो हल तलब था, या समझाने में कहीं गलती हुई है, मुझे नहीं पता कि जी वो पार्लियामेंट में हम पिछली दफा ले गए थे, वो कमेटी भी नादिर उसके सामने रख दिया, जो और ये मकबूल जान साहब के कि वो भी बीच में एक वक्त में शामिल हो रहे थे और उनसे भी जो बात हुई थी, तो उन 3 मुतालबात में फ्रांस का उस तरह से मामला अब नहीं है। ये चले है भी तो अब जब बात हो गई है तो पहले जब धरना देकर बैठे हुए थे तब बात हो जाती। और ये जो कलअदम वाला मामला है, एक तरफ आप कहते हैं जी आप मेन स्ट्रीम में आए, आप पार्लियामेंट में आए, आप वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स करें, और उसके बाद जब वो लोग आते हैं, लाखों लोग पंजाब में इतने वोट किसने लिए? तीसरी जमात बन गई पाकिस्तान से, मतलब 20-25 मुझे भूल गया है, लाखों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने वोट लिए। तो आप उन वोटर्स का भी सोचें, इसका मतलब उनकी सोच इनके साथ कहीं ना कहीं तो मिलती है। एहतजाज के तरीके पर जरूर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अब ये जो वायलेंस भी हो गया और उसके बाद फिर बातचीत भी, तो प्लीज एक दफा सोच लें, बैठकर इनके साथ तय कर लें कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आइंदा तौबा नाउजुबिल्लाह कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी जसारत करने की कोशिश करे तो हमारा रद्दमल फिर किस तरह का होना चाहिए। ये हमने यही नहीं, इसी वायलेंस में नहीं घूमते रहना। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब जैसे आपने और ये मकबूल जान साहब का तज़किरा किया, अब यकीनन वो तो एज ए मीडिएटर बात कर रहे थे ना। मैंने गुज़िश्ता रोज़ जो 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है कलअदम तहरीक लब्बैक की, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकन है और मरकज़ी मजलिस शूरा के अमीर हैं, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल अज़हरी। उनका एक्सक्लूसिव किया अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो उन्होंने खुलकर कहा कि हमारा तो फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा है ही नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि मुज़ाकरात के जो मामलात हैं इसको आप करारदाद की शक्ल में पार्लियामेंट में ले जाएं। पार्लियामेंट अगर डिसाइड करती है कि हमने नहीं भेजना मुल्क से बाहर तो ना भेजें। कहते हैं हमें मिन्नो अनकबूल है। ये मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने खुलकर कहा है, और ये बात इन्होंने इस सारी जो डिस्कशंस हुई हैं और फाइनलाइज चीज़ें हुई हैं उसमें रखी है। मैं ब्रिगेड साहब की तरफ जाता हूँ। ब्रिगेड साहब, परखने के मेयारात हमारे दोहरे क्यों हैं, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? यानी एक ऐसी जमात को आप और हम सब जानते हैं जिसने सानहे 12 मई किया और 12 मई के सानहे की जिम्मेदार है, 50 से ज्यादा लाशें गिराई हैं, 25 साल तक कराची जैसे शहर को हॉस्टेज रखा है। उनके जो लोग हैं वो आपके इत्तेहादी हैं और आपने उनको काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है।
और इसके अलावा जब आप किसी को कलदम करार देते हैं फिर आप ये सोचते नहीं है कि क्योंकि आपका हाथ जिस पर डल जाता है आप डाल लेते हैं। ब्रिगेड साहब, योर टेक सर। देखें जमील, यही मैं बात कर रहा हूँ कि दूर रस्म जो प्लानिंग होती है ना, वो बड़ा फुकदान है। हमने ये सोचते नहीं है कि एक इमीडिएटली एक प्रेशर में आके आप डिसीजन ले लेते हैं और इसके ओवरऑल इफेक्ट्स क्या होंगे। जब भी आप मुज़ाकरात करते हैं या कहीं पर आप एक बैठ के बात करते हैं, पहले इन हाउस उसका ये देखते हैं कि इसकी हमारी ब्रैकेट कौन सी है, अपर लो लिमिट कौन सी है ये, और दोनों सूरतों में इसके इफेक्ट हमारी हुकूमत के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनल इसका क्या इफेक्ट होगा। ये चीज़ें करने के बाद यू ड्रॉ के जी अब हम विद इन दिस फ्रेमवर्क हम जाके बात करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। यही सबसे बड़ी जो बात करें, आपने ख्वाजा ये मुफ्ती ये साद रफ़ी को आपने साद रिजवी को आपने अरेस्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। देन यू नो कि इसका रिएक्ट फॉलोअप होने आपने क्या किया, 8 महीने क्यों नहीं इसके लिए किया गया, इससे तो पूछा जाए ना इनसे कि ये नौबत क्यों आई। आई होप दे हैव डन वंस फॉर ऑल के आइंदा के लिए TLP की लाइन क्लियर होनी चाहिए कि नो आर्म स्ट्रगल, नो डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, और एक पुरअमन है तो हर एक का हक है जो मर्जी जाके करे। और फिर एक इस्लामिक मुल्क में जब तमाम कलमा तौहीद पढ़ते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करते हैं और उनकी नमूस के लिए तो जान माल हर चीज़ कुर्बान है, तो इसलिए ये बात करना, बाकी दुनिया में सऊदी अरब भी है, टर्की भी है, इंडोनेशिया में बड़ा इस्लाम है, हम अपने मुल्क के लिए चीज़ ये खड़े हो जाते हैं ये सोचने के लिए कि हमने क्या करना है। देखें, हुकूमत पार्लियामेंट में जाती है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एक कॉन्टेस्ट में दे एग्रीड के फ्रांस के वजीर को यहाँ से निकालना चाहिए, एंड नाउ लेट द पार्लियामेंट डिसाइड। ये चीज़ें फॉरेन मिनिस्ट्री की और अवाम के नुमाइंदा हुकूमत है जमहूरियत में, अवाम ने हुकूमत बनाई है ताकि वो मुल्क की वसी तर मफादात में फ़ैसले करें, इसलिए ये फ़ैसला हुकूमत का काम है। ये उनको बताने की जरूरत थी जो इन्होंने नहीं बताई कि पार्लियामेंट उस वक्त के लिए पार्लियामेंट ले जाएंगे। पार्लियामेंट में जाने का मकसद ही कुछ और, चाहे करारदाद पास हो या ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक तो हमें ये समझना चाहिए। नंबर 2, आर्म स्ट्रगल कि आप रिट ऑफ गवर्नमेंट आप खड़े हैं, आपके सामने क्लशन कॉफ चल रही हैं, पुलिस के मार रहे हैं, कल को पुलिस सारी सरेंडर कर देती है और उनमें भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपके रेंजर्स हों या पुलिस हो, उसमें भी आपके इनके जमात के बहुत लोग होंगे। इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन, हमें ये समझना चाहिए। इसलिए आज जो मुज़ाकरात की है, मुझे उम्मीद है कि ये डबल स्टैंडर्ड भी ख़त्म होंगे। आपने अगर उनको आपने नहीं करना था तो आपने फिर उनको क्यों आपने कलम किया, फिर 2 हफ्ते में आपने क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपने नहीं करनी थी तो 6 महीने में नेगोशिएट कर लेते, उनको कहीं ना कहीं किसी बात पे राजी कर लेते, बात खत्म हो जाती, वो भी आपने नहीं किया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऐसी आ रही हैं। आई थिंक बहुत बड़ा फुकतान है इसके लिए। ये या तो बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के मुश्किल में डालने की पोजीशन है। हमारे उलमा को, हमारे जितने पढ़े लिखे मुफ्ती हैं, दे ऑल शुड अंडरस्टैंड और कहीं ना कहीं एक डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तान के मफाद क्या बेहतर हैं। इससे हमारी दुनिया को, हमारा जो एक सॉफ्ट इमेज है वो कितना डैमेज होता है। ये चीज़ें सारी सोच समझ के फाइनल करें और इसमें कोई अभाम अब नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था या इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता था या जी टीम ने फैसला कर लिया था, या तो टीम को मैंडेट दें या उनसे बाद उनको एक पॉइंट पे आके हुकूमत मशवरा करके फाइनल करें, जो साइन करें उस पर अमल करें, ये अभाम ख़त्म कर दें। ये बहुत मुल्क के नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप इंडिया में और बाकी जो दुश्मन ममालिक हैं, देखें वो कैसे ढोल बजा रहे हैं, उसके पाकिस्तान के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए जमील, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि आज जो बात करें उस पर अमल करें और वो बात वो होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना हो। बाकी इंटरनल प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड आउट। एब्सोल्युटली राइट। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट मेरे मौजूद। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस हमने आना है तो हमने ये बात ज़रूर करनी है कि क्या हुकूमत करना सिर्फ टाइम टपाने का नाम है। आई मीन कि पिछले 3 साल के अंदर क्या किया गया है, और गवर्नमेंट के लेवल पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास मसाइल का हल होता है। दे शुड हैव टू हैव द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके पास दे गॉट प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। यानी हर हल का कोई ना कोई मसला ये ज़रूर खड़ा कर देते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा कर देते हैं। और ये क्यों होता है? बात होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक। हुकूमत को 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन 3 साल के अंदर रिफॉर्म्स की जो बात की गई थी वो कहाँ तक पहुँचे। अब महंगाई में कमी की बात की गई थी वो कहाँ तक पहुँची। मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। रिटेलिटी स्टोर्स के ऊपर अगर आप जाएँ तो चाय की जो पत्ती है उसकी एक डिबिया की कीमत 100 से 200 रुपये बढ़ चुकी है, यानी 100 से 200 रुपये के दरमियान मज़ीद इजाफा हुआ है। बच्चों का जो 500 ग्राम फार्मूला दूध था वो 60 रुपये तक मज़ीद महंगा हुआ है। सर्फ कपड़े धोने वाला 10 रुपये महंगा हुआ है, छोटी पैकेट। कॉफ़ी 100 ग्राम का डब्बा 50 रुपये तक महंगा हो गया है। 250 ग्राम शहद का डब्बा 95 रुपये तक मज़ीद महंगा हुआ है। और मैं फिर साथ साथ चीनी की कीमत का बताता हूँ कि कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, गुजरांवाला, क्वेटा, यहाँ पर चीनी इस वक्त 120 रुपीज़ पर किलोग्राम फ़रोख्त हो रही है। तो ये हुकूमती कारकर्दगी है। पेट्रोल की हालत आपके सामने। अभी 15 दिन के लिए थोड़ी सी लिवरेज मिली है, अब देखते हैं 15 दिन बाद क्या होता है। सवाल मेरा लगारी साहब से होगा। लगारी साहब, क्या सियासत करना, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पीडीएम की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सियासत तो सियासत है ना। सियासत सिर्फ टाइम टपाने का नाम है, अवाम गई भाड़ में। मेरे ख्याल में उन्होंने एक नुस्खा ईजाद किया है, शायद आपने और सुना है और सब दोस्तों ने सुना है, पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है। तो अब ये इन्होंने एक नुस्खा है, एक गोली है जो देते हैं हमेशा। ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है, और साथ में खुशखबरियाँ देते हैं कि जी मईशत टेक ऑफ कर रही है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि भाई खुदा के वास्ते क्रैश लैंडिंग करो, ये तो तबाह हो जाएगा जिस तरह से ये टेक ऑफ है। ऐसा टेक ऑफ तो पाकिस्तान के लोगों को मारने के बाद, ख़त्म करने के बाद और उनको ज़िंदा दरगोर करने के बाद ही टेक ऑफ आपका हुआ, तो देखेगा कौन, किसने आकर देखना है। इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल पहले 5% से आपकी GDP की शरह नमू ज़्यादा थी। अब ये बहुत बड़ा ज़ोर लगाएंगे तो अपने 5 साल में 3% तक ले जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी। हकीकी जो इन्होंने पिछले दिनों जारी किया था कि हमारा 2.3 हुई है, 2.9 हुई है, 2.9 हुई है, वो ना IMF ने माना, ना पाकिस्तान के मईशत जानने वालों ने माना, ना दुनिया को इसको मानती है। इन्होंने इन्हतात किया है, इनकी तरक्की माकूस हुई है, पीछे की तरफ गए हैं। ये पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले गए, आम आदमी को पीछे की तरफ ले गए, और ढोल बजाए इन्होंने एहसास प्रोग्राम के, जैसे दूध और शहद की नदियाँ बहा दी हों। उसमें भी बाद में खुलेगा कि क्या क्या होता रहा है और किस किस तरह से होता रहा है। ये सारी कहानियाँ बाद में मंजर आम पर आएंगी, जब नए रेफरेंसेस आएंगे, कोई नए चेयरमैन नायब आएंगे, ये रहे या न रहे। अगर यही भी होंगे तो बवक्त ज़रूरत ये भी इस तरह का काम कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल होगी नैब की, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इस हुकूमत ने जितने ख्वाब दिखलाए, जितने वादे किए, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, और ऐसे 200 अरब लाकर अब कर्जा जिनका है उनके मुंह पर मारेंगे। इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया और कहते हैं कि जी हमने कर्जे लौटाए तो अब पाकिस्तान कर्जों से पाक हो गया। आपने जो इतने ज़्यादा कर्जे लेकर कर्जे लौटाए हैं तो अब पाकिस्तान पर कोई कर्जा नहीं है। भाई आपने लिए ही कर्जे, अच्छा बाकी लोगों ने भी लिए थे, लेकिन कोई ना कोई चीज़ दिखाते तो थे कि हमने ये कर दिया। कहते थे कि हमने 50%, 70%, 90% तनख्वाहें बढ़ा दी। भाई ये कहते थे कि जनाब हमने शाहराहें बना दी, हमने वाटरवेज बना दिए, और उसकी कितनी पाकिस्तान की कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत थी, ये अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने बनाया, जो कर्जे आए उनको खर्च किया, कहीं इस्तेमाल हुए। हो सकता है उनमें बहुत बेईमानी हुई हो, बाज़ बेईमानियाँ तो हमें भी नज़र आती हैं कि कितनी बड़ी बेईमानियाँ होती रही हैं। ये कराची से हैदराबाद तक का मोटरवे देखने के बाद तो दिल नहीं करता है कि बंदा जो है मोटरवे पर सफ़र करे। अब ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, सक्खर से मुल्तान तक की मोटरवे, उसको आप देखें तो जनाब कैसे अजूबा रोज़गार बनी हुई है। इस तरह के और मोटरवेज बने, चाहे साबका दौर में कुछ बिजली के वो जो हैं मंसूबे उन पर अमल हुआ, कुछ मोटरवेज बनी और कर्जा भी लिया। इन्होंने कर्जा लिया है,
इन्होंने 5 साल में उन्होंने जितना कर्जा लिया इन्होंने 3 साल में ले लिया, अब आगे इनकी मुद्दत है तो कितना और कर्जा लेंगे। लेकिन रिटर्न में पाकिस्तान को क्या दिया, लोगों को क्या दिया, आम आदमी को क्या दिया, आम कंज्यूमर को क्या दिया। यहाँ पर जो महंगाई होती है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को शिफ्ट हो जाती है। कंज्यूमर कॉमनर है, आम आदमी है। दूध कौन पीता है? जाहिर है बड़े लोगों के बच्चे भी पीते हैं, लेकिन ये जो गरीब हैं उनके बच्चे दूध नहीं पीते हैं क्या? चाय वो नहीं पीते हैं क्या? क्या उनके घर की जरूरियात नहीं है? सब्जी, दाल, गोश्त। आप देखें कि चिकन के रेट्स जो हैं वो तकरीबन तो दुगने हो गए हैं इनके दौर में। तो लोग क्या करें, लोग किस तरफ को? इनका सुनामी जो आ रहा था उसने तबाही फेर दी है। अब सुनामी तो वापस जाए ना प्लीज। अब सुनामी से पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़ाई जाए। ये सुनामी ने बर्बाद करके रख दिया है। चले मैं ये उसामा की तरफ लेके जाता हूँ। उसामा, गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो तो 3 साल में हम देख ही रहे हैं। पीडीएम के कैरेक्टर को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जलसों पे जलसा, आज डेरा गाजी खान में जलसा था उनका, तो उनका भी तो किरदार बड़ा शेडी है। मतलब जाती मफादात की पॉलिटिक्स नहीं नजर आती है आपको? अगर देखिए महंगाई पर इन्होंने निकलना था तो ये महंगाई से हो रही थी और मुसलसल, लेकिन उस वक्त इनको वोट को इज्जत दो का शौक़ था और वो देख लिया आपने कि वो शख्स जो अब नारे लगाता जा रहा था एक हमारी एजेंसी के सरबराह के ख़िलाफ़, उसी ने उस पार्टी को छोड़ दिया। उसने कहा जी ये तो मैंने कैप्टन टाइट सफदर के कहने पे नारे लगाए, मैं यूथ विंग का था, मुझे दुख इस बात का है कि शहबाज शरीफ ने मुझे डिसोन किया और मैं ये फाड़ रहा हूँ, मैं नायब यूथ विंग का सदर हूँ नून लीग का उधर फैसलाबाद का, तो मेरे साथ ये सलूक किया गया है। तो जब बात ये होगी कि आप कहेंगे कि जनाब महंगाई बहुत है और आप पता नहीं 1700 एकड़ में महल में रह रहे होंगे, आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, पाकिस्तान का महंगा तरीन, पाकिस्तान का तो खैर लिबास ही नहीं है, बाहर का महंगा तरीन लिबास जो वहाँ की मलकाएँ और शहजादियाँ पहनती होंगी, वो आप पहनकर महंगाई के अंदाज़ा लगाएं कि एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। महंगाई का एहतजाज हो रहा है और जो बैग पहने हुए हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, वो पता नहीं कितने लाख, 25-30 लाख रुपया तो वही है और कह रहे जी मुल्क में बड़ी महंगाई है। तो जब अब देखिए किस तरह से वो एक समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का एहतजाज हो रहा है। यानी अमीर आदमी अमीर से अमीर तर हो रहा है और वो अपनी इमारत दिखा रहा है, उसे एहतजाज में आके लोग कैसे निकलेंगे? तो लोग तंग आ गए हैं इसकी वजह से। अब वो दिहाड़ीदार मजदूर जो कहीं नौकरी करता है, वो निकलेगा इनके लिए? वो आएगा, वो कहेगा भाई मेरा पहले गुजारा मुश्किल हो रहा है तो मैं वहां जाकर 4 पैसे कमा लूं, या मैं कोई ओवर टाइम लगा लूं, या मैं कोई डबल जॉब दूसरी जॉब कर लूं, सेकंड कोई ऑप्शन अपना लूं, या मैं इनके पीछे निकलूं। तो इनका सिर्फ कारकुन आता है और महंगाई इतनी हो गई है फिलहाल के लोग अगले इलेक्शन की तैयारी करें तो MN MPs भी उस तरह पैसे नहीं लगा रहे कि वो 2-2 हज़ार 3 हज़ार देकर लोगों को बुला लिया जाए। या ज़ाहिर है बस का बड़ा खर्चा आता है, लोगों को लाना जाना, अब मदारिस के बच्चे आते हैं। मैं तो अब क्या कहूँ, आप देख लीजिए वीडियोज़ मौजूद हैं कि बच्चों को कहते हैं कि ख़त्म नबूवत पर हमें लेकर आए हैं, यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई, तकरीर ही नहीं हुई यहाँ पर उस मामले पर, हमें तो ये कहकर लाए थे इस्लाम के हवाले से, यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई, वहाँ तो नारे कुछ और लग रहे होते हैं कि मौलाना मरियम नवाज जिंदाबाद। तो वो इस तरह से तो लोग नहीं निकलेंगे ना। जो लोग वो निकलेंगे जिनको लगेगा कि हाँ ये हमसे रिलेट करते हैं, ये मतलब वाकई ये लोग भी महंगाई से इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर चीनी महंगी हो रही है तो आपके ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब उनके खानदान को रमजान शुगर में कोई नुकसान हो रहा है उससे? आप मुझे बताएं। अगर तो उनको नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो उनका निकलना बनता है। भाई वो तो उनका तो मौजे लगी हुई है, उनको तो और पैसे मिल रहे हैं, तो वो किस तरह से वो उनको नहीं फर्क पड़ रहा है इस चीज का। राइट, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक चीज के ऊपर आपका कमेंट और क्विक कमेंट चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आकर मुझे तफसील से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो को ट्वीट किया, वो बात आप तक पहुंची होगी। वो एक कैंपेन है जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने पाकिस्तान की एक कलदम जमात के जरिए इंग्लैंड में, लंदन में लॉन्च करवाई थी, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान के हवाले से। वो ट्वीट करने के 15 मिनट के बाद उन्होंने वो डिलीट कर दिया। मतलब ऐसे लोगों को कितनी लीवरेज मिली हुई है कि वो जो करते फिरें उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। एक आम आदमी अगर कुछ थोड़ी सी बात करे उसको तो 2 मिनट में टांग देते हैं। देखें, बात यह है कि जब गवर्नमेंट अपनी रिट कमज़ोर कर लेती है, उसको इनफेक्टिव कर लेती है, फिर एवरीबॉडी वांट टू टेक लिबर्टी। और ख़ास तौर पे वो पॉलिटिकल लीडर जो आप समझते हैं कि ये मेन पार्टी है और PDM का हिस्सा है, अगर वो इस तरह एंटी जो स्टेट ऐसे ट्वीट किए जाएँ और उसके बाद उसको रियलाइज़ करके जब लोग रियलाइज़ कराएँ तो वो डिलीट भी कर दीजिए, इसका मतलब है कि दैट पॉलिटिकल लीडर जो भी है, क्या उनको ये समझ नहीं है कि पाकिस्तान की के क्या मफादात हैं? आपने क्या बलूचिस्तान के बारे में कोई बात करनी है? क्या इंडिया की जो पार्टी है उनके बारे में क्या बात करनी है? नंबर 2, सब समझने की सिंपल सी बात है कि ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी साजिश हो रही है। PDM को आप छोड़ दें, PDM इज़ फिनिश्ड।
पीडीएम इज अ डेड हॉर्स, इसलिए कि जब एक तहरीक चलती है और वो जब टूट जाती है तो उसके बाद दोबारा फेलियर्स को दोबारा ट्राई नहीं किया जाता। इसके अंदर पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पर है। नौ पीएमएलएन के अंदर डिवाइड आपको मालूम है, मौलाना फजलुल हक का इंटरेस्ट है। फिर जो एजेंडा लेकर आए कि जी नाम लेके आर्मी चीफ, डीजीएसआई, मुल्क की अफवाज जो जिसमें नैरेटिव था, आई डोंट से कि ये उनके साथ मिले हुए थे, इनएडवर्टेंटली ना समझते हुए वो नैरेटिव को लेके चले और अवाम ने इसको तो खैर इन्हें का रिवर्ट रद्द कर दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आपके पास अभी महंगाई हो रही है, एग्रीड, व्हाट इज द सोल्यूशन? आपने पीडीएम ने या अपोजिशन ने कोई सोल्यूशन दिया हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नौकरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, महंगाई के बारे में? व्हाट इज द सोल्यूशन यू हैव गिवन? आप आगे तकरीरें तो कर रहे हैं, आपने क्या सोल्यूशन किया है? आप पार्लियामेंट में गए हैं, आपने वहां जाके बात की? नहीं की है। पार्लियामेंट के इजाज़त बुला लें, जाके बात करें। लेकिन सर सिर्फ ब्रिगेडियर साहब सोल्यूशन किसी और चीज़ का भी ढूंढने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा कि पीडीएम इज़ अ डेड हॉर्स, लेकिन हमने अपने मुल्क के अंदर डेड हॉर्स को खड़े होते हुए बारहा देखा है। यानी एक वक्त था जब काफ लीग बन गई थी नून लीग के अंदर से, उसके बाद फिर मियाँ साहब वापस आए, फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। हमने देखा है कि डेड हॉर्स को अलाइव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये कोई बईद भी नहीं है। तो डिसीजंस कहाँ होते हैं ये हमें नहीं पता कहाँ होते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हारिस नवाज साहब से एक इंपॉर्टेंट सवाल आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम दोहरे मयारात की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर परखने का और फिर एहतसाब करने का पैमाना बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और मैं ये सवाल ब्रिगेडियर साहब से करूंगा, बल्कि ब्रिगेडियर साहब से दो हाथ करने को मेरा दिल कर रहा है। मैं उनसे इस पर यकीनन जवाब लेना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, अब पाकिस्तान में कोई बड़ी शख्सियत अगर खुदा ना खास्ता कोई एंटी स्टेट बात कर जाती है, ट्वीट कर जाती है, या फिर नारे लगा दिए जाते हैं स्टेज पर खड़े होकर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आम आदमी तो मायूस होता है कि व्हेन शैल स्टेट रिएक्ट? आई मीन देखें जमील, बात यह है कि यही सबसे बड़ी बात है कि एक इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और अगर आपने देखा हो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मदीना की रियासत की बात करते हैं तो वहाँ तो कानून बराबर था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त इसके मामले में थे, इवन उनके खुलफाए राशिदीन इतने सख्त थे और काजियों ने उनके खिलाफ डिसीजन दिए हैं, उनके बच्चों के खिलाफ डिसीजन दिए हैं। लेकिन कभी भी वहाँ पर ऐसी बात नहीं हुई है कि जहाँ पर ये कहा जाए कि क्योंकि ये खलीफा का बेटा है या फैमिली है और उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि वो सवाल कर देते थे कि आपके पास कपड़े कैसे हैं, आपने कहाँ से लिए हैं। फिर गवाही देनी पड़ती थी कि फलां के बेटे ने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो इसलिए ये चीज़ों में आपको ज़रूर, और इसमें हम हर बात करते हैं वेयर इज द जुडिशरी का काम है कि वो एक हमारे चीफ जस्टिस, मैं आई एम श्योर कि हर मामले में गवर्नमेंट के मामले में इंटरफेयर करते हैं, अपने सो मोटो भी लेते हैं, बट आपको जो एक जुडिशल रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़रूरत है। वो यही वजह है कि इंसाफ ऐसा लेके आए जो सबके लिए बराबर हो, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी खड़ा हो और गरीब से गरीबतन बच्चा जो है वो भी उसी इंसाफ का मुस्तहिक हो। ये हैं जो हमें करने की ज़रूरत है और इसी से मुआशरा ठीक होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने देखें तो मगरिब ने हमारे जो कुरान में चीज़ें दी हुई हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, सब उन्होंने कर ली हैं। वहाँ पर इंसाफ के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सोशल वेलफेयर के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़। इसलिए वहाँ चोरियाँ भी नहीं होती हैं कि अगर कोई बेरोज़गार है तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई तो गलत काम करेगा तो कानून उसको, हुकूमत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, जो कि लेनी चाहिए। और ये चीज़ें हैं जो हमें अब अपनाने की ज़रूरत है। ये हमारी तालीम इस्लाम की चीज़ें सारी वो उठा के ले गए हैं। और उसके लिए एक बात ज़रूरी है कि इंसाफ और कानून का बोलबाला, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें गरीब को। और फिर सेकंड, स्पीडी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात है। तो इन चीज़ों में आपके सामने आपने देखा कि हमारे जो 20-20 साल पुराने केस हैं, लोग बेचारे लाहौर से कसूर आते हैं या कसूर से लाहौर जाते हैं, शाम को डेट दोबारा मिल जाती है, 2 महीने बाद भी चले जाते हैं। ये तो नहीं है। आपकी टाइम टेबल एक साल में 6 महीने में केस खत्म होगा।
जैसे आपने पनामा के अंदर क्या किया था, आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटर लगा दिया, हमने और 3 से 6 महीने में सारा फैसला आ गया। इसी तरीके से अभी भी जो केसेस हुए, इमरान खान ने बड़े दावे किए कि मैं पैसा लूटा हुआ वापस लाऊंगा, मैं ये करूंगा, चले उनकी नीयत थी, लेकिन इशू है कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप जुडिशरी को शामिल नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं पंजाब में जितने हिसाब अदालत में शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के केसेस हैं, वहाँ पर जब केस लगता है उसके 1 महीने के बाद वहाँ का जो होता है अकाउंट का जज चेंज पोस्ट हो जाता है, दोबारा जज को आने में 6 महीने लगते हैं। तो दैट्स व्हाट दे हैव बीन डिलेड। तो ये किसने करना है? ये हुकूमत, उसके बाद नैब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दे हैव टू मुल्क के बेहतरीन मफाद में कुछ चीज़ें फैसले करनी होती हैं। जी कहाँ जी, ये 10 मेगा केसेस हैं, इनके लिए हम ये तरीका कार्रवाई करेंगे जिसमें प्रोसिक्यूशन भी स्ट्रांग होगी, जो भी है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे। अगर उनके पास कोई चार्ज नहीं बनता तो दे मस्ट बी एक्विटेड, लेकिन काम स्पीड पे काम करें। तो ये हमारे लिए जरूरी है। ब्रिगेड साहब 3 साल गुजर गए, 3 साल के अंदर आप जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड की बात कर रहे हैं। क्या रिफॉर्म्स हुए हैं जुडिशरी के अंदर? पुलिसिंग को देखा जाए, क्या रिफॉर्म्स हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर? कल की बात है, मेरे पास एक खबर आई कि आसिफ अली क्रिकेटर, कितना बड़ा नाम है उस बंदे ने, 1 ओवर में 4 छक्के मार के आपको जितवा दिया, इतना बड़ा मैच। और उसके बाद उसके घर वालों को मुबारकबाद देने के लिए पंजाब के वजीर आला ने हुक्म दिया डिप्टी कमिश्नर को कि उसके घर जाएं और मुबारकबाद दें फैसलाबाद के डीसी को। डीसी साहब ने हुक्म जारी किया कि उनकी फैमिली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तशरीफ लाए ताकि उनको मुबारकबाद दी जाए। मतलब ये तो हालत है, ये तो हमारी जहनी पस्ती का हाल है। तो कौन रिफॉर्म्स किसने करने हैं? क्या खुद से हो जाएंगे? देखें यही बात है कि ये अंग्रेज जो हमारे पास छोड़ के गया, हुक्मरानी हमें गुलाम बना के गया है और मास्टर्स बना के गया है, वही हमारी सोच अभी तक चलती आ रही है। ये डिप्टी कमिश्नर किसने, ये कहाँ से ये चीज़ें हैं? ये अंग्रेज छोड़ के गया है। आपने कभी नोट किया, सबसे बड़ी, आप पीसी में मेरिट में जाएं तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे बाहर खड़ा होता है वो आपका कुल्ला पहना होता है, उसने शेरवानी पहनी होती है, शमाल को भी पहना होता है, नेशनल ड्रेस। ये वो डिग्रेड करते थे कि आप वो साहब बहादुर आ रहे हैं सूट टाई पहन के और आपका नेशनल ड्रेस में बंदा उनको रिसीव करे, दरवाज़ा खोल रहा है। ये हमने नहीं अपने आप को ठीक किया, ये हमारी गुलामाना सोच नहीं निकली है। ये जो है सिविल सर्वेंट, वाई दे आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए, अवाम को सस्ता इंसाफ मुहैया करने के लिए, क्या ये चीज़ें हैं? ये मैं जो हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, ये हमारी जुडिशरी का काम है। आप हर काम में, हुकूमत कोई काम कर लेती है, जिस वक्त कोई बात हुई फ़ौरन उसमें इंटरफेरेंस आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए, यहाँ तक कर दिया कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दें तो हम उनको फिर आपको इजाज़त दे सकते हैं। ये तो चीज़ें हैं। आपने जुडिशल रिफॉर्म में यही तो करना है कि आपने लोअर कोर्ट्स में कौन से आपने ऐसे इकदाम किए हैं जिसमें नए जजेस लेकर आए हैं। आपने कोई लिमिट फिक्स की कि जी हर जो छोटा मुकदमा है वो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपने हाई कोर्ट में इतने अरसे में करना है, सुप्रीम कोर्ट ने इतने केसेस में करना है, नैब ने इतने अरसे में जो लिखा हुआ है, लेकिन देयर 101 वेज टू डिले द टैक्सेस, जिसमें आप अकाउंटेबिलिटी जज पोस्ट कर देते हैं, प्रोसिक्यूशन भी कर देते हैं। देयर 101 थिंग्स है। तो 3 साल में ये 3 साल में ब्रिगेड साहब आपको कुछ नजर आया कि इन्होंने कोई रिफॉर्म्स को इनिशिएट भी किया हो किसी भी लेवल पे? ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स उसको छोड़ दें, जुडिशरी रिफॉर्म्स उसको छोड़ दें, एजुकेशनल रिफॉर्म्स उसको छोड़ दें, हेल्थ रिफॉर्म्स उसको छोड़ दें, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स उसको छोड़ दें। 3 साल में तो सिर्फ बयानात ही चल रहे हैं, उसने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। आप कुछ महसूस हुआ सर? लेकिन यही तो कमजोरी है। आप सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं और अब 1-2 चीज़ों की ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आप असेंबली में लेकर तो जाए ना। इशू ये है कि जो भी चाहे हुकूमती पार्टी है, उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं अपोजिशन के। इलेक्शन में धांधली का क्या तरीका है, शॉर्टकट के कैसे आना है, जुडिशरी में अपने फैसले कैसे करवाने हैं, सिविल सर्वेंट को महसूस कैसे करना है, और फिर अल्टीमेटली आपने आगे नैब के लिए भी ऐसा ऑर्डिनेंस लिया है जैसे नैब की पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई। नैब का भी देखें एक बहुत बड़ा मकसद था। नैब का मकसद ये था कि आपने वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन इसलिए रखी थी कि आप बंदे को अरेस्ट करते थे, पहले छोड़ी इंक्वायरी की, पता चल गया इसने पैसा 5 करोड़ देना है, आप पकड़ लेते थे, आप कहते थे 2 ऑप्शन है, पैसा वापस करो, आपको छोड़ देंगे, आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। जब सरकारी मुलाजिम है, वो 5 करोड़ देता था, हुकूमत के खजाने में पैसा आ गया।
फिर प्ली बार्गेन होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचे समझे बगैर उसको भी ख़त्म कर दिया वॉलंटरी रिटर्न को। जब एक आदमी को पता है कि मैं अगर अभी प्ली बैन कर लूँगा तो मैं ये 10 करोड़ तो मैं दे दूंगा, सारी ज़िंदगी के लिए मेरे बैन लग जाएगा, ठीक है, सज़ा तो नहीं होगी, तो वो कहता है मैं कोई ट्राई करता हूँ, मैं जाके कोर्ट रेफरेंस फाइल कर दें, लड़ता हूँ, 10 साल के बाद जो भी वहाँ मिलाप करके निकाल लूँगा। सो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये पुराने सिस्टम को ख़त्म कर दें। ये पुराने सिस्टम ख़त्म होंगे तो चीज़ें होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। इसलिए ये में हम बात करते हैं कि ये सिस्टम को आप ठीक करें किसी तरीके से भी। नेशनल एक्शन प्लान वाज अमृत धारा, जुडिशल रिफॉर्म्स, उसके बाद आपने पुलिस रिफॉर्म्स, मदरसा रिफॉर्म, कुछ स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ कहीं से सर? ये स्टार्ट भी हुआ, आपने नहीं किया, ये डेविएट कर। आप जब पावर में आते हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं। आपने क्या कहा, तो आपको जो यही मैं बात, क्योंकि टाइम का, मैं ब्रिगेड साहब मैं आपसे कमेंट जरूर चाहूंगा। कुछ मामला हमारे रियासती लेवल पर भी नाइंसाफी का है। उसकी वजह यह है कि आप इन्हीं लोगों को जो कि बड़े पावर बेयरर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको आप मतलब सरफे नजर कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, कर लिया तो क्या हो गया। अगर यही ट्वीट जमील फारूकी ने किया होता ना, या किसी आम आदमी ने किया होता, उठा के मारना था उसको। ये सबसे बड़ी, मैं जब कह रहा हूँ कि कानून की बालादर्दी यही है ना, कि चाहे वो आपके ऑपोजिशन लीडर हो या गरीब आदमी हो या एक आम शहरी ने ट्वीट किया हो या आम शहरी ने वायलेट किया कानून जब सबके लिए बराबर होगा, उसके तकाजे पूरे किए जाएंगे, तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ से उतरते हैं, आपने देखा आप दुबई जाते हैं, कैसे आप लाइन में खड़े हो जाते हैं, कैसे अब इमिग्रेशन में आप खड़े हो जाते हैं, आप कभी कोई खा के चीज नहीं फेंकते हैं, पता है कि पकड़े जाएंगे और कानून की सख्ती होगी। यही लोग हमारे जब पाकिस्तान में उतरते हैं तो क्योंकि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। मुझे याद है बचपन में जब हम रात को लोग साइकिल में निकल जाते हैं कि चलाते विदाउट लाइट, तो वो उसकी हवा निकाल देते थे साइकिल वाले की कि जाओ पैदल जाओ। आप तो जितना बड़ा वॉयलेशन करेंगे, जितने बड़े आप उम्मीदवार हैं, आपने करप्ट पैसे किया, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। उस वक्त अगर एक सिविल सर्वेंट रिश्वतखोरी करता था, यकीन करें वो सिंगल आउट होता था, उसको सब उसे बाइकआउट करते थे कि यार इससे दूर हो, ये रिश्वत खाता है। ये हमारी नॉर्म चेंज हो गई है, ये हमें करने की ज़रूरत है। जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो इन चीज़ों को अगर हम अमल करें तो आई एम श्योर कि फिर यस यू कैन से कि पाकिस्तान में इंसाफ है, पाकिस्तान में जो ये रवादारी है, पाकिस्तान में सबको बराबर सलूक दिया जाता है, एजुकेशन सबको दी जाती है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एब्सोल्युटली राइट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो इंतहाई मौजूद मेहमान और उसामा गाजी और नज़ीर लगारी साहब। आखिरी पार्ट में थोड़ी आपसे नाइंसाफ़ी हो गई, लेकिन आप जो बोले बहुत अच्छा बोले, बड़ा ज़बरदस्त बोले। बात सिर्फ इस अम्र की है कि हुकूमत करना या सियासत करना सिर्फ टाइम टपाने का नाम नहीं है कि 5 साल पूरे कर लिए तो टाइम गुजर गया, ऐसा नहीं है। उसमें आपने कुछ करके भी दिखाना है। अभी तक तो हम जितनी भी हुकूमतें मैंने होश संभाला है जब से देखी हैं, वो सिर्फ टाइम गुजारती हैं। और पिछले 3 साल में भी जिनसे सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी, उन्होंने भी अभी इनिशिएट तक नहीं किया है, सिवाय एक आध जगह जो मुझे अपेरेंटली कॉस्मेटिक चेंज नज़र आता है। बाकी तो बहुत ही बुरा हाल है। अल्लाह करे कि अगर अगले एक आध साल में बेहतरी आती है तो आवाम को शायद कोई रिलीफ मिले। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।